हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बंगाल, अवध, पंजाब, हैदराबाद, केरल इन सब की जो है चर्चा करेंगे और भी हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। आज हम आज हम इस टॉपिक को जितने भी बचे हुए हैं हमारे अ, जो स्वतंत्र हो गए थे राज्य, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के बहुत सारे कारण थे। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता से राजनीतिक शून्य की स्थिति, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मुगल प्रभाव का अभाव, मुगल सूबेदारों एवं प्रादेशिक सरदारों की स्वतंत्र शासक बनने की महत्वाकांक्षा। तो अब यहाँ पर बंगाल जो है उसको देखते हैं। तो बंगाल जो है सबसे पहले मुर्शीद कुली खां 1717 और 27 के बीच इनका टाइम पीरियड रहता है। इन्होंने ही अलग बंगाल की स्वतंत्रता की नींव डाली थी। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शीद कुली खां जो एक दक्षिण का ब्राह्मण था उसने डाली थी। मुर्शीद कुली खां 1701 में बादशाह औरंगजेब द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार था। उस समय बंगाल के सूबेदार औरंगजेब का पौत्र अजीमुशान था। तो मुर्शीद ने नाजिम एवं दीवान के पद को एक कर दिया। नाजिम और दीवान का पद क्या कर दिया? एक कर दिया। उसने बंगाल में वन वंशानुगत शासन की शुरुआत की थी। हालांकि बंगाल के नवाब नाम मात्र की अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त करते रहे, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र थे। मुर्शीद कुली खां 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया और 1717 में फर्रुखसियार द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार गवर्नर नियुक्त बना दिया गया। यह बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का गवर्नर अंतिम गवर्नर था। तो क्योंकि उनके पश्चात ये पद जो है वंशानुगत हो जाता है, तो फर्रुखसियार द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था, यानी गवर्नर बनाया था और यही गवर्नर फिर बंगाल को क्या कर देता है? स्वतंत्र कर देता है। 1719 में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया और उसके छोटे जमींदारों का उन्मूलन किया। बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया व खालसा भूमि का विस्तार किया व इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां ने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया व किसानों को तकावी ऋण क्या दिया? प्रदान किया। फार्मिंगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया। मुर्शीद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर मुर्शीद कुली खां के समय जो है 3 विद्रोह हुए थे, उसमें से नाम क्या है? तो सीताराम राय, उदय नारायण व गुलाम मोहम्मद ने किया था। ये पहला विद्रोह था। फिर दूसरा विद्रोह जो है शुजात खां ने किया और अंतिम विद्रोह जो है नजात खां ने किया। तो यहाँ पर 3 विद्रोह होते हैं। सबसे पहले सीताराम, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद। तो एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 3 विद्रोह हुए थे इसके समय में। सबसे पहला सीताराम, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद। दूसरा विद्रोह शुजात खां का और तीसरा जो है नजात खां ने किया था। मुर्शीद कुली खां इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व एकत्र करता था और शुजाउद्दीन यानी 1727 से लेकर 39 ईस्वी दूसरे बनते हैं। शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन जो कि उनके दामाद रहते हैं और मुगल सम्राट मोहम्मद मोहम्मद शाह के द्वारा 1733 में ही बिहार भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो पहले तो यहाँ पर जो है बंगाल उड़ीसा को किया गया था 19 में और 1733 में बिहार भी अब बंगाल के अधीन आ गया। ये मुर्शीद का उत्तराधिकारी बना व मुगल दरबार में राजस्व भेजता रहा, लेकिन व्यवहार पूर्ण रूप में ये पूर्णतः क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अब आती है 1732 में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। अलीवर्दी खां
तो यहाँ पर अगला जो उनका उत्तराधिकारी बनता है सरफराज 1739 से लेके 40। तो एक क्रम भी हमें राजाओं का जो शासक हैं उनका याद रखना है, कभी कई बार जो है एग्जामिनर पूछता है। तो यहाँ पर आते हैं सरफराज। शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी पुत्र सरफराज बना। उसने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की तथा उसको बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने 1740 में घेरिया के युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अली वर्दी खां ने जो है घिरिया के युद्ध में सरफराज को क्या कर दिया? हरा दिया। तो अब क्या है, सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में भी कमी की थी। अब आ जाता है अली वर्दी खां। तो अली वर्दी खां जो है उनका कथन जो है बड़ा फ़ेमस अभी कथन आएगा, मधुमक्खियों के समान है जो शहद देंगी और उसको छेड़ा जाएगा तो ये हमको काटेंगी, कुछ इस तरह से अंग्रेज़ों के लिए कहा था। तो अली वर्दी खां आ जाते हैं 1740 से लेके 56 ईस्वी तक। अली वर्दी खां के काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। तो एग्ज़ामिनर पूछता है कि दिल्ली से जो है बंगाल कब पूर्णतः स्वतंत्र हो गया? तो अली वर्दी खां के समय में ही। ये बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था और इसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना और नियुक्तियों के लिए प्रशंसा करना बंद ही कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये वो टाइम था जब मुगल उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर हो गए थे। आप उसको नजराना भेजो या ना भेजो, उसकी वो वहाँ से कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। तो इस कारण जो है इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। मराठा सरदार रघुजी भोसले ने अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को चौथ वसूलने के लिए भेजा। तो 1744 में भास्कर पंत की क्या कर दी? हत्या ही करवा दी। इस पर जो है रघुजी ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो रघुजी ने जब इनके वित्त मंत्री भास्कर पंत को चौथ के लिए भेजा, तो इन्होंने क्या कर दिया? उसको हत्या कर दी। मराठा आक्रमणों से तंग होकर अलीवर्दी खां ने 1751 में रघुजी भोसले के साथ संधि कर ली और जिसके तहत वह मराठों को जो है 12 लाख रुपए सालाना चौथ देने को तैयार हो गया और उड़ीसा भी मराठों को उस शर्त पे सौंप दिया कि वे फिर कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उड़ीसा इनको सौंप दिया ताकि ये जो है बार-बार आक्रमण कर रहे थे, वो ना करें। अलीवर्दी खां को 1748 में मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में अफ़गान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। अलीवर्दी खां को दिल्ली में महावत जंग की उपाधि मिली थी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर की किलेबंदी का विरोध किया और कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों का क्या करना है? फ्रांसीसी तो मान गए थे लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। अलीवर्दी खां ने मृत्यु से पूर्व अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग व अलीवर्दी की बेटी घसीटी बेगम यानी सिराजुद्दौला की मौसी ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दी। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी व ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाया और बंगाल में पैर जमा दिए। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा है, तो जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि इनका एक बहुत कथन फ़ेमस है, तो ये वही कथन है। तो इनका कहना था, "ये मधुमक्खी के समान हैं। कौन से लोग? यूरोपीय लोग मधुमक्खी हैं और इन्हें ना छेड़ा जाए अगर ये इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो ये डंक मारेंगी।" अलीवर्दी खां ने कहा था कि वह अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल तो सकता है परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। अलीवर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला से कहा कि अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच को एक साथ निर्भर मत करना। तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, सबसे पहले उनका अंत करना। तो ये भी अलीवर्दी खां ने अपने सिराजुद्दौला जो कि उनका उत्तराधिकारी था, वो ये कहा था। सिराजुद्दौला व उनके उत्तराधिकारियों का विस्तृत विवरण आंग्ल बंगाल संघर्ष में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे तो ये फिर प्लासी का युद्ध होता है, यहाँ से फिर यहीं बंगाल से ही फिर बक्सर का युद्ध होता है, तो वो एक अलग हम देखेंगे जब हम यूरोपियन कंपनियों को देखेंगे तब।
तो यहाँ पर अवध देखते हैं, अब अवध की बारी आ जाती है। तो सआदत खां 1722 से लेके 1739 ईस्वी तक रहता है इनका समय, और स्वतंत्र अवध की स्थापना 1722 में सआदत खां बुरहान मुल्क, जिसको सआदत अली प्रथम ने किया था। इनका मूल नाम जो है मीर मोहम्मद अमीन था। वह ईरानी शिया था और उसे मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया। इसके समय राजधानी फैजाबाद थी। फैजाबाद जो आज के टाइम में अयोध्या हो गई है, तो ये फैजाबाद थी। फैजाबाद का नाम ही बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसने सआदत खां से 20 करोड़ रुपए मांगे, और जिसे न दे सकने के कारण सआदत खां ने 19 मार्च 1739 को आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद आता है सफदर जंग। सफदर जंग आते हैं अवध में। सआदत खां के बाद उनका भतीजा व दामाद सफदर जंग अबुल मंसूर खान अवध का नवाब बनता है, और इनका वास्तविक नाम मोहम्मद मुकीम था, और 1744 में मोहम्मद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया। सफदर जंग ने 1748 में अब्दाली व मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया व सम्राट अहमद शाह ने भी इसे 1748 में अपना वजीर बनाया तथा इस पद पर वह 1753 ईस्वी तक रहा है। 5 अक्टूबर 1754 को सफदरजंग की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है सुजा उद्दौला। याद रखिए सिराज उद्दौला नहीं है, सुजा उद्दौला है। इनका वास्तविक नाम जलाउद्दीन हैदर अबुल मंसूर खां था। तो सुजा उद्दौला की जगह जलाउद्दीन हैदर अबुल मंसूर लिखा हो तब भी ये एक ही व्यक्ति हैं। सुजा-उद-दौला ने शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण ली। पानीपत के तृतीय युद्ध में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के कारण अहमद शाह अब्दाली का भी साथ दिया था। सुजा-उद-दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की स्वीकृति दे दी, और सुजा-उद-दौला का मकबरा जो है लखनऊ में स्थित है। 1773 में सुजा-उद-दौला व वारेन हेस्टिंग के बीच बनारस की संधि होती है। तो एग्जामिनर पूछता है बनारस की संधि कब हुई थी, तो 1773 में सुजा-उद-दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच होती है, जिनके द्वारा कड़ा और इलाहाबाद के जिले जो है कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए में बेच दिए थे। अंग्रेजों ने मराठों को पराजित करने तक को बफर स्टेट के रूप में रखा। अवध को बफर स्टेट के रूप में। अवध का राज अंग्रेजों के लिए कामधेनु था। अवध राज्य ने अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी में धाई की भूमिका निभाई थी। अब आते हैं आसफ उद्दौला। 1775 से लेके 97 तक इनका रहता है। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद यहिया मिर्जा अमानी था। इसके समय में 1775 में कंपनी के साथ फैजाबाद फैजाबाद मतलब आज के टाइम में अयोध्या है, में संधि हुई, और उनके अनुसार अब जो संधि हुई थी वो देख लेते हैं। तो 73 में तो बनारस की संधि हुई थी, और एक और संधि होती है जिसको हम फैजाबाद की संधि कहते हैं। ये हुई थी 1775 में। इसके अनुसार क्या था, नवाब एक अतिरिक्त अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने खर्चे पर रखेगा। कंपनी आसफ उद्दौला के मंत्रियों की नियुक्ति करेगी, और निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये थी फैजाबाद की संधि। तो ये छोटी-छोटी संधियाँ हैं, इसको हमें याद रखना है। बनारस वाले में कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले हैं वो कंपनी ने अवध को 5 लाख रुपए में बेचे थे, बनारस की संधि में। आगे देखते हैं आसफ बदौला राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। तो फैजाबाद तो अब नहीं रहा, अयोध्या था। अयोध्या जहाँ पर अयोध्या धाम हो गया है। वहाँ से वे लखनऊ ले गए। तो आसफ उद्दौला ही थे। अवध की प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा जिसने भी देखा होगा, उसका वास्तुकार जो है किफायत उल्ला थे। इमामबाड़ा देखा होगा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा।
तो जो इमाम बाड़ा है उसका डिज़ाइन किफ़ायत उल्लाह का था। उसमें वारेन हेस्टिंग के साथ मिलकर अवध की बेगमों से जबरन धन छीना था। वो करीब 105 रुपए 5 लाख रुपए 21 सितंबर 1797 को आसफ उदौला की मृत्यु के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल जोंशोर से पहले वजीर अली 21 सितंबर 1797 से वो है जनवरी 1798 ईस्वी को बाद में सादत अली खान द्वितीय को नवाब बनाया गया। तो इस तरह जो है आसफ उदौला के बाद जो है यहाँ पर वजीर अली बने, फिर उसके बाद सादत अली खान द्वितीय। इसके बारे में देख लेते हैं। सादत अली खान द्वितीय अवध के राजा की उपाधि धारण की और यामीन उद्दौला के नाम से जो है शासन किया था। सादत खान ने 1798 में अंग्रेजों को 76 लाख रुपए एवं इलाहाबाद का किला दिया था। सादत अली ने वेले जली से 1801 में सहायक संधि की थी। 1801 में सहायक संधि हो गई और लॉर्ड वेले जली ने रोहिलखंड व गंगा यमुना के दोआब में स्थित अवध का क्षेत्र जो है कंपनी के लिए अवध से ले लिया। अतः अवध का क्षेत्रफल घटकर आधा ही रह गया। अंग्रेजों ने अवध को मराठों अंग्रेजों ने अवध को मराठों को पराजित करने तक जो है बफर राज्य के रूप में किया और सादत अली के बाद जो है बहुत सारे शासक हुए जिसमें गजीउद्दीन हैदर खां, फिर उसके बाद जो है नसीरुद्दीन उपाधि, अब्दुल मसूर कुतुबुद्दीन, मोहम्मद अली और अजमल अली, इसकी उपाधि नजमुद्दौला है। तो ये शासक बनते हैं। नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री मेहंदी हकीम था। गाजीउद्दीन हैदर की पुस्तक होप्त कुलजुम प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है। वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 56 ईस्वी तक रहते हैं और ये अवध के अंतिम थे, इसलिए इसका नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इनको जो रंगीला शाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। रंगीला शाह क्योंकि ये कत्थक में बहुत डूबे रहते थे, इन्होंने कत्थक की कई सारी नई जो है ठुमरी और ये सब चीज़ें जो है प्रचलित की थी और इसलिए इसको रंगीला जो है नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे मंसूर मिर्जा भी कहा जाता है, मंसूर मिर्जा। दीवान अख्तर में वजीर अली द्वारा लिखी गजलों का संग्रह है। वाजिद अली शाह का एक अन्य उपनाम जो है अख्तर पिया भी था। वाजिद अली शाह के समय ठुमरी का संग्रह जो है दस्तूर ए वजीदी पूरा किया गया। इस पुस्तक में वाजिद अली के प्रशासन की भी जानकारी हमें मिलती है। आगे देखते हैं। दो-दो करके करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, एक साथ वीडियो में नहीं हो पाएगा। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही कर्नल स्लीमेन को अवध के दौरे पर भेज दिया। उसने अवध की स्थिति दयनीय बताई तथा अवध विलय का विरोध भी किया था। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर स्लीमेन की ही पुस्तक है। और बिशप हैबर ने अवध में अच्छी तरह से घूमकर अवध की खेती, जनसंख्या और उद्योगों पर प्रसन्नता व्यक्त की और तथा ये कहा कि अवध की स्थिति को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि अवध में कुशासन था। हैबर की रिपोर्ट गैर सरकारी रिपोर्ट थी। हैबर के बाद कैप्टन लॉकेट ने भी गैर सरकारी रिपोर्ट दी थी। 1854 में कर्नल जेम्स आउट्रम को लखनऊ का रेजिमेंट बनाया तथा प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया। वाजिद अली शाह के समय आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय किया। आउट्रम अवध विलय के समय अवध का रेजिमेंट था। अवध विलय के बाद जो है जेम्स आउट्रम अवध का पहला चीफ कमिश्नर बना। अवध के चीफ कमिश्नर 1856 से लेके 57 के दौरान यहाँ पर देखते हैं जेम्स आउट्रम है, फिर सी जैक्सन है, फिर हेनरी लॉरेंस है, शेर ब्रुक है और जेम्स आउट्रम है। तो यहाँ पर जो है
उनका टाइम पीरियड दे रखा है। आगे देखते हैं। वाजिद अली को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके कलकत्ता भेज दिया गया था। अवध विलय को इतिहासकार डलहौजी की सबसे भयानक जो है राजनीतिक भूल बताते हैं। तो ये डलहौजी का ही था। अब कर्नाटक को हम अगले उसमें करेंगे वीडियो में, छोटे-छोटे जो है एक तो एक ये 2 कंप्लीट हो गए हैं हमारे, बंगाल हो गया और अवध हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।